सोशल जस्टिस, बच्चे, किशोर और युवा। यूनिसेफ के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर जनसंख्या है, जिसे WHO द्वारा 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी कुल संख्या 253 मिलियन है। यदि किशोरों की यह बड़ी संख्या सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित देश के निरंतर विकास के लिए सूचना और कौशल से युक्त है, तो राष्ट्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा। बच्चे कौन है? भारत में बच्चे की परिभाषा विभिन्न कानूनों में भिन्न भिन्न है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D और वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3(1) के अनुसार एक बच्चे का अर्थ वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हालांकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बच्चे की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो अगर पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अगर महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। जबकि बाल श्रम संरक्षण और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(2) के तहत कहा गया है कि बच्चे का अर्थ केवल ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया। बाल अधिकार समन्वय यूनिसेफ द्वारा परिभाषित बच्चे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा एक व्यक्ति, पुरुष या महिला जो 18 वर्ष से कम उम्र का है। किशोर या युवा। WHO ने 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर और 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को युवा मानता है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का चरण। किशोरावस्था वयस्कता और बचपन के बीच का चरण है जो 10 से 19 वर्ष की आयु तक माना जाता है। यह मानव विकास का एक अनूठा चरण है जिसमें कई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। इन परिवर्तनों में यौवन, तर्क कौशल, तर्क संगत विचार, नैतिक निर्णय का विकास और द्वितीयक यौन विशेषताओं का प्रकट होना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यूथ और युवा का प्रयोग करता है, अर्थात एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल करता है। इस समझ के साथ कि सदस्य देश और अन्य संस्थान अलग अलग परिभाषाएं इस्तेमाल करती हैं। युवा मतलब अक्सर अनिवार्य शिक्षा छोड़ने और अपनी पहली नौकरी पाने की उम्र के बीच के व्यक्ति से है। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार मौलिक मानवाधिकार है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इन बुनियादी अधिकारों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में कानून के अनुसार बच्चे की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, जैसे किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष, बाल श्रम अधिनियम में 14 वर्ष। बाल अधिकारों की श्रेणी की बात करें तो जीवन यापन का अधिकार, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतें, संरक्षण का अधिकार, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण की स्वतंत्रता, भागीदारी का अधिकार, उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी, विकास का अधिकार, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। किशोर युवा। विश्व जनसंख्या की बात करें तो आज विश्व में 1.8 अरब से अधिक युवा हैं, जिनमें से 90% विकासशील देशों में रहते हैं, जहां वे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निर्माण करते हैं। अकेले भारत में 235 मिलियन से अधिक और चीन में 225 मिलियन से अधिक युवा हैं। जनसंख्या रुझान। वास्तव में युवा लोगों का अनुमान वर्ष 2010 में 17.6% से घटकर वर्ष 2050 में 13.5% रह गया है। अफ्रीका में युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक 28% तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह अनुमान वर्ष 2012 के 61% से घटकर वर्ष 2040 तक 52% हो जाएगा। किशोर जन्म दर वर्ष 1990 के बाद से इसमें गिरावट आई है, लेकिन
अफ्रीका प्रति 1000 पर 101 जन, दक्षिण एशिया प्रति 1000 पर 77 जन और लैटिन अमेरिका प्रति 1000 पर 73 जन की उच्च दरें बनी हुई हैं। विकसित देशों में प्रति 1000 पर 23.4 की तुलना में विकासशील देशों में 52.3 प्रति 1000 से अधिक हैं। भारत में कमजोर बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याएं क्या है? बाल श्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 18 वर्ष की आयु के 33 मिलियन बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 15 से 14 वर्ष की आयु के 10.13 मिलियन बाल श्रमिक हैं। शिक्षण और सीखने का अंतराल। प्राथमिक छात्रों की अखिल भारतीय औसत स्कूल छोड़ने की दर 4.13% है, जो प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर बढ़कर 17.06% हो जाती है। कुपोषण और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तक पहुंच की कमी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सीखने के अंतराल में योगदान करती है। बाल शोषण। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला कि 28.9% भारतीय बच्चों ने किसी न किसी रूप में बाल यौन अपराध का अनुभव किया है। बाल विवाह। भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक बाल वधुएं हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 42% विवाहित महिलाओं का विवाह बाल अवस्था में हो जाता है। साधारण खतरे। 3 में से 1 बच्चा साइबर खतरे का सामना कर रहा है। ऑनलाइन बढ़ती बाल यौन शोषण सामग्री चिंता का विषय है। कुपोषण। जीएचआई 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा 127 देशों में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बौनापन 35.5%, दुबलापन 19.3%, अल्प वजन 32.1% की उच्च दर दर्शाई गई है। लैंगिक और जलवायु संवेदनशीलता। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। 2013 से और 15 के बीच 20 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए। बच्चों से संभावित मुद्दों से निपटने के लिए पहल और समाधान। बच्चों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39(e), अनुच्छेद 39(f) में बच्चों सहित सभी लोगों की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण के लिए प्रावधान है। भारत में बाल संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा। गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। यह अधिनियम भ्रूण के लिंग निर्धारण और गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाता है। साथ ही प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। यह अधिनियम कुछ रोजगारों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है तथा अन्य रोजगारों में बच्चों के कार्य की स्थितियों को विनियमित करता है। बाल श्रम प्रतिज्ञा अधिनियम 1933। यह अधिनियम बाल श्रम की प्रतिज्ञा पर प्रतिषेध करता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। अधिनियम 2015 कानून के से संघर्ष बच्चों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है और गोद लेने की प्रक्रिया, लंबित मामलों आदि से संबंधित मौजूदा कानूनों में चुनौतियों को समाधान करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यह बाल विवाह पर रोक लगाता है तथा इसमें शामिल लोगों के लिए सजा बढ़ाते हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाता है। ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करता है। पॉस्को संशोधन अधिनियम 2019। अधिनियम में इसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा में वृद्धि की है। अधिनियम में पेनिट्रेटिव प्रिवेंशन यौन उत्पीड़न की न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। यदि बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है तो न्यूनतम सजा 20 साल तक बढ़ा दिया गया है। गंभीर पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न के लिए दंड को बढ़ाते हुए मृत्युदंड की
भी शामिल किया गया है। बच्चे से संबंधित किसी भी रूप में पोर्नोग्राफी संबंधी रखने के लिए सजा का प्रावधान है, भले ही आरोपी व्यक्ति इसे साझा करने के इरादे से हटाने या नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहे हों। बाल कल्याण सुनिश्चित करने के वाले अन्य अधिनियम: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961। यह अधिनियम प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को विनियमित करता है तथा नाबालिगों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अनाथालय और अन्य धर्मार्थ गृह पर्यवेक्षण और नियंत्रण अधिनियम 1960। यह अधिनियम अनाथालय और परित्यक्त महिलाओं के लिए गृहों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण प्रदान करता है। संरक्षण एवं प्रतिपाल अधिनियम 1890। यह अधिनियम बच्चों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति हटाने को नियंत्रित करता है तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। यह अधिनियम हिंदू वयस्कों और बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण और भरण पोषण प्रावधानों से संबंधित है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधों के कारावास पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें आदतन अपराधी बनाने से रोकना है। बाल कल्याण के लिए संस्थागत ढांचा: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जो बच्चों के नागरिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। यह संधि सदस्य देशों को बाध्य करती है कि वे बच्चों के शारीरिक, मानसिक हिंसा के सभी रूपों से बचाने के लिए उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करें। यह सम्मेलन बच्चों के लिए मृत्युदंड को निषिद्ध करता है। यह सम्मेलन यह भी अधिकार करता है कि बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और दुर्व्यवहार या शोषण से सुरक्षित रखने तथा अपनी निजता की रक्षा करने का अधिकार है। कार्य की बात करें तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना, उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों की कार्रवाई की सिफारिश करना, संकटग्रस्त बच्चों, हाशिए पर पड़े और वंचित और किशोर बच्चों आदि सहित विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना, इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, बाल अधिकारों से वंचित करने और उनका उल्लंघन करने, कानूनों क्रियान्वयन न करने आदि संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनसीपीसीआर द्वारा उठाए गए कदम, महामारी के दौरान स्कूल उत्पीड़न को रोकना। एनसीपीसीआर ने शिक्षा विभागों से फीस का भुगतान न करने के कारण लॉकडाउन के दौरान स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रति उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया। बच्चों की सुरक्षा: एनसीपीसीआर की बच्चों की सुरक्षा, विशेषकर स्कूलों में गंभीर शारीरिक दंड को रोकने में सक्रिय भूमिका है। बाल संरक्षण के लिए पीआरआई के साथ सहयोग: पंचायत राज संस्थान बाल संरक्षण को बढ़ाने के लिए एनसीपीसीआर के साथ सहयोग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुमशुदा बच्चों की मामलों की रिपोर्ट करने जैसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। बाल श्रमों का उन्मूलन: एनसीपीसीआर ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए रणनीति तैयार की, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया गया है। शिक्षण हेल्पलाइन: एनसीपीसीआर द्वारा स्थापित एक शिक्षण हेल्पलाइन शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित चिंताओं को संबोधित करती है तथा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा: यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। कारा यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित
बच्चों की गोद लेने संबंधित है। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार इसे बच्चों के देखभाल के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संगठन है। 50 वर्षों के ट्रेड रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान महिलाओं और बच्चों के विकास को रणनीतिक रूप से सहयोग को आगे बढ़ाता है। यह मंत्रालय को कार्यक्रम संबंधी अनुसंधान, क्षमता निर्माण और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है तथा मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी बाल कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति जैसी पहलों को सहयोग प्रदान करता है। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना। ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के मात्र कब्जे और भंडारण को अपराध घोषित कर दिया। यह निर्णय ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति भारत की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया कि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को अपने पास रखने तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उस सामग्री के उत्पादन या वितरण में सक्रिय संलिप्तता न हो। पॉस्को अधिनियम की धारा 15 की विस्तारित व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भौतिक और रचनात्मक कब्जा, सामग्री पर नियंत्रण और जागरूकता होना दोनों की धारा 15 के तहत अपराध बनते हैं, भले ही सक्रिय उत्पादन या संचालन की अनुपस्थिति हो। साझा द्वेषपूर्ण इरादा न्यायालय ने कहा कि बाल यौन शोषण को देखना और उनमें शामिल होना दोनों ही एक ही द्वेषपूर्ण इरादे से उत्पन्न है। यौन संतुष्टि के लिए बच्चों का शोषण अपमान है और अपमान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। CMEAM को संविधान में अनुच्छेद 21 में निहित बच्चों के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। शब्दावली के प्रमुख सुधार की बात करें तो न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों में बाल पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से बदलने का निर्देश दिया। इसमें संसद से पॉस्को अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि केंद्र सरकार अंतरिम में एक अध्यादेश जारी करे। बच्चों पर CSEAM का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक क्षति, इससे दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अपवाद, चिंता और अभिघातजन तनाव विकार उत्पन्न होते हैं। पीड़ित होने का चक्र। पीड़ित अक्सर लंबे समय तक शर्म, अपराध बोध और बेकार होने की भावना का अनुभव करते हैं। अमानवीकरण, बच्चों को वस्तु बना दिया जाता है, उन्हें भोग विलास के साधन बना दिया जाता है। सामाजिक कलंक, पीड़ितों को अक्सर अलगाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है जिससे उबरना अधिक कठिन हो जाता है। आर्थिक कल्याण, शैक्षिक व्यवधान, भावनात्मक आघात भविष्य में रोजगार और आय के अवसरों को खराब कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश क्या है? व्यापक यौन शिक्षा, कानूनी जागरूकता, सहमति, शोषण के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संरक्षित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। न्यायालय ने झारखंड की उड़ान पहल को एक अनुकरणीय मॉडल बनाया है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना। सरकार को स्वास्थ्य, यौन शिक्षा, बाल अधिकार जागरूकता, विशेष रूप से पॉस्को के संबंध में कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना पर विचार करना चाहिए। पीड़ित सहायता और अपराधी पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक परामर्श, शैक्षिक सहायता, चिकित्सीय हस्तक्षेप तक पहुंच प्रदान करना, समस्याग्रस्त यौन व्यवहार प्रदर्शित करने वाले किशोरों के लिए अनुकूलित पुनर्वास आवश्यक है।
जोखिमग्रस्त युवाओं को की शीघ्र पहचान, आक्रामक व्यवहार प्रकट होने से पहले जोखिमग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित करना, जन जागरूकता संबंधित दायित्व निभाना, सरकार के लिए टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कानून का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए पॉस्को के तहत वैधानिक दायित्व को सुदृढ़ करना, दयालु समाज का निर्माण, अधिक सहानुभूतिपूर्ण बाल संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, त्वरित जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों के लिए पुनः आघात न पहुंचाने वाले न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करना चाहिए। अन्य कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय की बात करें तो रूपरेखा या पहल आईटी अधिनियम 2000 संशोधन 2008 में किया गया। इसमें आईटी अधिनियम 2000 में बताए गए बच्चों से ऑनलाइन अपराधों को अपराध माना जाएगा। बच्चों से जुड़े ऑनलाइन अपराधों को अपराध माना जाएगा। मध्यस्थ दिशा निर्देश 2021 में तकनीकी प्लेटफॉर्मों को CSEAS-EM का पता लगाने और उन्हें उसे अवरुद्ध करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 यौन दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 पारित किया। भारतीय न्याय संहिता BNS के अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध को शामिल किया गया है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 यौन अपराधों और दुर्व्यवहार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1990 भारत इसका प्रमुख हस्ताक्षर करता है। बाल अधिकारों के संबंध में वैश्विक मानकों को कायम रखता है। बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं में एक व्यापक छतरी के रूप में एक सुनिश्चित करता है। बच्चों की सुरक्षा और हानि की रोकथाम के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेप को एकीकृत करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर NHS की रणनीति व्यापक रूप से हस्तक्षेप को एकीकृत करती है, जो बाल स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करती है। नवजात शिशु 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दंड और कुपोषण में योगदान करने वाले कारकों को संबोधित करती है। सर्व शिक्षा अभियान, इस अभियान का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। मध्याह्न भोजन, इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले स्कूल जाने वाले बच्चों के नामांकन, ठहराव, उपस्थिति को बढ़ाना, साथ ही पोषण के स्तर में सुधार करना। समग्र शिक्षा अभियान, इसे 2018 में लॉन्च किया गया। इसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को शामिल किया गया। संकटग्रस्त बच्चों के लिए खोया पाया पोर्टल लापता पाए गए देखे गए बच्चों का विवरण आम जनता के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2015-17 के बीच 3,355 से अधिक बच्चों को एकजुट या पुनर्वासित किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेलवे के माध्यम से भागे भुए, परित्यक्त, अपहृत, तस्करी किए गए बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए 33 मुख्य रेलवे स्टेशन को लापता परिवारों के बचाव, पुनर्वास और बहाली के लिए सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। चाइल्ड लाइन संकटग्रस्त बच्चों को बचाने और सहायता करने के लिए राष्ट्रव्यापी 1098 हेल्पलाइन नंबर 1098 हेल्पलाइन नंबर सुविधा जारी की गई। पॉक्सो ई बॉक्स, यह बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन शिकायत बॉक्स है। बालिकाओं के लिए योजनाएं, उड़ान योजना, यह केंद्रीकृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को स्कूल में उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम बनाना तथा भविष्य में विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाना।
सुकन्या समृद्धि योजना 2015 यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक भाग के रूप में शुरू की गई एक छोटी जमा योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के माता पिता को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए धन संचय करने के लिए प्रोत्साहित करना। शुरू होने के 2 महीने के भीतर इस योजना में 1,80,000 खाते खोले गए। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की यह योजना लड़कियों की स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना और बाल विवाह को रोकना। कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशर्त नगद हस्तांतरण के माध्यम से लड़कियों, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों को स्थिति और कल्याण में सुधार करना। इसके माध्यम से बंगाल में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला लिंग अनुपात 2010 में 42% से बढ़कर 47.3% हो गया है। इस योजना 2017 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। कल्याणश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल को भाग्यलक्ष्मी योजना कर्नाटक। यह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने, विशेष रूप से परिवार में तथा समान रूप से समाज में बालिकाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। भारत में पालन पोषण और देखभाल प्रणाली कैसी है? पालन पोषण उन बच्चों आमतौर पर 6 वर्ष से अधिक के लिए एक अस्थायी देखभाल है जिन्हें रखना मुश्किल है, जिनकी विशेष ज़रूरत है और वे देखभाल संस्थानों में रहते हैं। पालक माता पिता के मानदंड आयु 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 35 से 55 वर्ष और 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 35 से 60 वर्ष। विवाहित जोड़ों का 2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए। संयुक्त आयु 70 वर्ष से अधिक या 70 वर्ष के बराबर होना चाहिए। 35 से 60 वर्ष की आयु के एकल व्यक्ति अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा अब पात्र हैं। लैंगिक नियम एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। एकल पुरुष केवल लड़कों का पालन पोषण कर सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण भावी पालक माता पिता अब बाल तंत्र ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे जिला बाल संरक्षण इकाइयों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। संशोधित पालक देखभाल दिशा निर्देश 2024 प्रतीक्षा अवधि की कमी अब 2 वर्ष के पालन पोषण के बाद गोद लेने की अनुमति दी। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। पालन पोषण के मानदंड में गोद लेने की नीतियों के साथ संरेखित किया गया। जागरूकता और भागीदारी कम सार्वजनिक जागरूकता के कारण पालन पोषण देखभाल का अभी भी कम उपयोग किया जाता है। केवल 16 से 53 बच्चे मार्च 2024 तक पालन पोषण देखभाल में हैं। बाल केंद्रीकरण दृष्टिकोण पालन पोषण अस्थायी स्थिर देखभाल सुनिश्चित करता है जब तक कि जैविक परिवार बच्चे को वापस लेने के लिए तैयार ना हो जाए। भारत में बाल शोषण, बाल किशोर और युवा कल्याण के लिए एप्स और पोर्टल पहल। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 यह संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन है जो सशर्त समर्थन और सहायता प्रदान करती है। पेंसिल बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच ये बाल श्रम के आमतौर पर मामलों पर नज़र रखने और बाल अधिकारों और श्रम कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। राज्य सरकारों के कार्यक्रम या पहल बाल रक्षक ऐप कर्नाटक द्वारा यह
यह उपयोगकर्ता को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। ई-बाल सुरक्षा केरल द्वारा यह बाल यौन शोषण के सीधे पुलिस को रिपोर्ट करने और सहायता सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप। यह बाल रक्षा ऐप को आयुर्वेदिक उपायों का उपयोग करके बाल चिकित्सा, निवारण, स्वास्थ्य सेवा के बारे में माता पिता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप माता पिता से उनके बच्चों के स्वास्थ्य प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए किट की प्रभावशीलता के बारे में प्रक्रिया एकत्र करेगा। राष्ट्रीय बाल नीति 2013। यह नीति बच्चों की स्थिति में निरंतर और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराती है। इसमें यह माना गया कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है तथा भेदभाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों को कम करने या समाप्त करने के लिए विशेष उपाय और सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण, भागीदारी प्रत्येक बच्चे के निर्विवाद अधिकार हैं और इस नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। बाल भागीदारी। बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, उनके कल्याण से संबंधित मामलों में उनकी राय का सम्मान करना, सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रयास, बाल कल्याण, सामाजिक लाभ सहित कल्याण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, बच्चों की आवश्यकताओं को समग्र रूप से संशोधित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की बात करता है। आगे की राय क्या है? भारत बाल कल्याण से जुड़ी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बाल श्रम, कुपोषण, शिक्षा तक पहुंच की कमी और दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार होना शामिल है। इन मुद्दों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक समाधानों दोनों को संबोधित करता है। स्कूल नामांकन को बढ़ावा देना। 25.8% बच्चे 5 से 16 वर्ष के अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इसमें सुधार के लिए वित्त पोषण का विस्तार करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और नामांकन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। बाल श्रम उन्मूलन। 5 से 14 वर्ष से कम आयु के 10.1 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में संलग्न हैं। इसमें सुधार के लिए प्रमुख उपायों मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना, परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और बच्चों के पुनर्वास करना शामिल है। उदाहरण के लिए बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कुपोषण से लड़ना। 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उपाय क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मध्याह्न भोजन और मातृ शिक्षा को मजबूत करना, जैसे पोषण अभियान। बाल दुर्व्यवहार का मुकाबला करना, दुर्व्यवहार, तस्करी के बढ़ते मामले, उपाय, बाल संरक्षण प्रणालियों और सामुदायिक सतर्कता में सुधार करना, जैसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना। मानसिक स्वास्थ्य, बढ़ती चिंता और अवसाद को दूर करना, उपाय, स्कूल में परामर्श को एकीकृत करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, जैसे मनोदर्पण पहल। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में सुधार करना, सीखने की कमियों और विकासात्मक देरी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश करना। विविध ढांचे को मजबूत करना, बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से अभियोजन सुनिश्चित करना तथा किशोर न्याय और पॉस्को अधिनियम का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना। सदस्यों को सशक्त बनाना, स्कूलों की निगरानी, दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ते ऑनलाइन प्रदर्शन के साथ साइबर बदमाशी, पोर्नोग्राफी
बाल पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना, बजट आवंटन में वृद्धि करना और बाल कल्याण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जैसे नवीन मॉडलों की खोज करना, छात्रों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य, छात्रों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य और विश्व स्तर पर चिंता महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। युवा व्यक्तियों में चिंता, अवसाद, आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता संरचनाओं में प्रणालीगत अंतराल को उजागर किया है। हाल ही में मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने पिछले 5 वर्षों में मेडिकल छात्रों के बीच आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि के जवाब में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ ने 5 मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर के अवसर पर बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी किया। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हालिया मुद्दे। मेडिकल छात्रों में व्यापकता। आयोग के सर्वेक्षण में पाया गया कि 27.8% स्नातक, 31.3% स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें आत्महत्या के विचार भी शामिल हैं। व्यापक किशोर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में 13 से 17 वर्ष के बच्चों में मनोरोग विकार का प्रचलन 7% है। निम्नांश अध्ययन 23% भारतीय स्कूली बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। स्कार्फ चेन्नई अध्ययन 30% से अधिक छात्र चिंता और अवसाद का अनुभव करते हैं। WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट 2023 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की 1/3 समस्या 14 वर्ष से कम आयु से पहले और आधी समस्या 18 वर्ष की आयु से पहले सामने आती है। 15% किशोर 10 से 19 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं। 15 से 19 वर्ष के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली की वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, सामान्य जीवन के तनाव का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप में काम कर सकता है तथा उन्हें समुदाय में योगदान दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली की वह स्थिति है जिनमें अपनी क्षमताओं की पहचानना, सामान्य जीवन में तनाव का सामना करना, उत्पादक रूप में काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को एक संगठन के रूप में अच्छी तरह समझा जा सकता है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता को पहचानने, आकांक्षाओं को पूरा करने और समाज में सामर्थ्य योगदान करने में सशक्त बनाता है। छात्रों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देने वाले कारक तत्काल प्रभाव डालने वाले कारक में शैक्षिक विफलता, वित्तीय संकट, शारीरिक अपमान, अचानक दुख तत्काल उत्प्रेरक के रूप में कार्य। उदाहरण के लिए IIT और कोटा कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्या। सोशल मीडिया का प्रभाव 2018 में ब्रिटिश अध्ययन ने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नींद में खलल, अवसाद, स्वास्थ्य, याददाश्त और शैक्षिक गिरावट में से जोड़ा है। साइबर धमकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को और बिगाड़ देती है, जिससे चिंता, अवसादग्रस्तता के लक्षण और आत्महत्या के विचार उत्पन्न होते हैं। सामाजिक अलगाव और अकेलापन, व्यवस्थित पारिवारिक गतिशीलता, सामाजिक सहयोग की कमी, हार्मोनल परिवर्तन, लिंग पहचान को लेकर संघर्ष इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उच्च शैक्षिक दबाव और अभिभावकों की अपेक्षाएं भी मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं। शैक्षिक और माता पिता का दबाव, अवास्तविक अपेक्षाएं, प्रदर्शन करने का दबाव को बढ़ावा
बढ़ाता है, खासकर प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण में। जैविक और आनुवंशिक कारक में मानसिक बीमारी, आवेगशीलता और पुरानी शारीरिक स्थितियों का पारिवारिक इतिहास संवेदनशीलता को बढ़ाता है। लिंग विशिष्ट भेद्यता, पर्याप्त भावनात्मक सहयोग वाली लड़कियों और किशोरों में अवसाद और चिंता की दर अधिक होती है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रथागत कलंक, गहरी जड़ें जमाए हुए कलंक के कारण समय पर निदान और उपचार नहीं हो पाता है, जिससे स्थिति खराब हो सकती है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए चुनौतियाँ। खंडित दृष्टिकोण, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एकीकरण का अभाव है। भौगोलिक असमानताएं, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्र बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की तीव्र कमी से ग्रस्त हैं। पेशेवरों की कमी, प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जागरूकता की कमी, कम सार्वजनिक जागरूकता कलंक को कायम रखती हैं और उपचार प्राप्त करने में देरी करती हैं। सेवाओं तक सीमित पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से शहरी केंद्रों में जैसे NIMHS, निम्स को ग्रामीण जनसंख्या के लिए दुर्गम है। अपर्याप्त निधि और संसाधन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपर्याप्त निधि प्राप्त है। इसमें स्वास्थ्य व्यय का केवल 0.06% ही प्राप्त होता है। इसमें संसाधन विकास में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहल, भारतीय पहल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना। टेलीमानस टोल फ्री नंबर 14416 के माध्यम से कई भाषाओं में 24/7 टेली परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। मनोदर्पण पहल छात्रों, शिक्षकों, परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया साथी कार्यक्रम। कार्यशालाओं, ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों का सहयोग करना। वैश्विक पहल में किशोरों को आगे बढ़ाने में मदद करना। यह किशोर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए WHO, यूनिसेफ की एक राष्ट्रीय पहल है। मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्यवाही कार्यक्रम, यह मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और संसाधन के बीच अंतर को पाटने के लिए WHO की पहल है। युवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक संगठन यूनिसेफ 2022, इसका उद्देश्य अधिक निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बढ़ते बोझ को दूर करना है। आगे की राय क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण करना, मानसिक स्वास्थ्य जांच और सेवाओं को मान्यता स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करना, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए नाइजीरिया का मॉडल, जहां प्रशिक्षित मनोरोग नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का डिजाइन तैयार करना, देखभाल की पहुंच और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, युवा केंद्रों और स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिकों तक सेवाओं का एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाना शामिल है। शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को प्राथमिकता, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। मनोवृत्ति, भोजन विकार और अवसाद जैसी स्थितियों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। परामर्श और 24/7 सहायता प्रणाली, टेली मानस जैसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शैक्षिक संस्थानों में 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करना। डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देना, शौक, बाहरी गतिविधियों और ऑनलाइन सामाजिककरण को बढ़ावा देने वाले संरक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल उपकरण के संतुलित उपायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एक उत्पादक, लचीले, सामंजस्यपूर्ण समाज की आधारशिला है। छात्र और किशोर जनसंख्या के सबसे गतिशील हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं
उनका सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना राष्ट्र के भविष्य में एक निवेश है। दयालु एकीकृत समुदाय संचालित दृष्टिकोण कलंक से मुक्त और प्रारंभिक हस्तक्षेप में निहित है। आज के मानसिक स्वास्थ्य संकट के विकास के लिए कल के अवसर बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह इस बारे में है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, न कि आप कहाँ जा रहे हैं। भारत में किशोर न्याय प्रणाली, किशोर न्याय नीति निर्माताओं, न्यायपालिका, सामाजिक नागरिक समाज के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हाल के वर्षों में जघन्य अपराधों में किशोरों पर वयस्कों की तुलना में मुकदमा चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति ने किशोर न्याय प्रणाली के उद्देश्य दिशा के बारे में बहस को फिर से हवा दे दी है। हालिया चर्चित मुद्दे में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम न केवल एक लाभकारी कानून है बल्कि सुधारात्मक कानून भी है जो इनके पुनर्वास संबंधी चरित्र को रेखांकित करता है। किशोर न्याय ढांचा, भारत में किशोर न्याय प्रणाली इस विश्वास पर आधारित है कि हर बच्चे में सकारात्मक बदलाव की क्षमता होती है। इसका उद्देश्य दंड देने के बजाय सुधार करना तथा उन बच्चों की रक्षा करना जो कमज़ोर हैं या कानून के माध्यम संघर्ष में हैं। मुख्य उद्देश्य बच्चों का उल्लंघन करने वाले किशोरों का पुनर्वास करना, उपेक्षित या खतरे में पड़े बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना। मार्गदर्शन सिद्धांत, यह प्रणाली पेरेंट्स पैट्रिया के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें राज्य संरक्षक की भूमिका निभाता है। पेरेंट्स पैट्रिया राष्ट्र के माता पिता राज्य को बच्चों के सर्वोत्तम हित के कार्य करने का निर्देश देता है। जब उनके अभिभावक ऐसा करने में विफल रहते हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार किशोर अपराध 2013 में 43,506 मामले से बढ़कर 2022 में घटकर 2022 में 30,555 हो गए हैं, जो एक दशक में 30% की कमी दर्शाता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015, यह अधिनियम बच्चों को 2 श्रेणियों को संशोधित करता है: कानून से संघर्षरत बच्चे और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस अधिनियम की? किशोर आयु की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति किशोर माना जाता है। किशोर न्याय बोर्ड, यह प्रत्येक जिले में गठित किया गया है। इसमें एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें से अनिवार्य रूप में एक महिला होगी। किशोर न्याय बोर्ड गठित होगा प्रत्येक जिले में। इसमें प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें से एक महिला अनिवार्य होगी। बाल कल्याण समिति, परित्यक्त, तस्करी, दुर्व्यवहार किए गए बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास के लिए स्वतः संज्ञान लेने तथा पुनः एकीकरण तथा कानूनी दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करने का अधिकार। दत्तक ग्रहण सुधार, अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा को अधिक दक्षता के लिए वैधानिक दर्जा दिया गया है। वैधानिक दर्जा मिल गया है कारा को। वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ संरक्षण, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर 1993 में हेग कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करना। निगरानी प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है। प्रमुख संशोधन, किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021, विकेंद्रीकृत दत्तक ग्रहण आदेश, जिला मजिस्ट्रेटों और ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार देता है। पहले यह सिविल न्यायालयों के अधीन, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं में तेजी लाना और जवाबदेही बढ़ाना। विवादित मुद्दा, किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाना। 2015 के बाद से महत्वपूर्ण कानून बदलाव हुए। इसके माध्यम से जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान पेश किया गया है। जघन्य अपराध, ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 वर्ष या उससे अधिक होती है, उसे जघन्य अपराध कहते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने, मौत का कारण बनते हैं जैसे अपराधों को जघन्य नहीं माना जाता है।
क्योंकि इनमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों को अब गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए वयस्कों द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभिक मूल्यांकन की बात करें तो अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड 3 महीने के भीतर यह आकलन करेगा कि क्या किसी किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों की भागीदारी। यदि किशोर न्याय बोर्ड में बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक में विशेषज्ञता वाले सदस्यों की कमी है तो पेशेवरों से परामर्श अनिवार्य है। आगे का मूल्यांकन की बात करें तो यदि किशोर न्याय बोर्ड वयस्कों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है तो मामले को स्वतंत्र समीक्षा के लिए सत्र न्यायालय को भेजा जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किशोरावस्था जीवन की एक विकासात्मक अवस्था है जिसमें संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और सुधार की उच्च क्षमता होती है, जो वैश्विक मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। महत्वपूर्ण चर्चा की बात करें, किशोरों के लिए वयस्कों के समान मुकदमा पक्ष में तर्क क्या है। किशोर सही और गलत में अंतर कर सकते हैं, जघन्य अपराध और सख्त जवाबदेही की मांग करते हैं, समाज को बार बार अपराध करने वालों से बचाता है, यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है। विपक्ष में तर्क किशोरों में प्रायः परिणामों को समझने की परिपक्वता का अभाव होता है। वयस्कों पर किए जाने वाले मुकदमों परिणामस्वरूप किशोरों के भविष्य को स्थायी क्षति पहुंचाता है। वयस्क जेलों में पुनर्वास के लिए वातावरण का अभाव है। किशोर न्याय के बाल केंद्रित पुनर्वास इरादे का खंडन करता है। आगे की राय में संतुलन दृष्टिकोण अपनाना। किशोर न्याय का उद्देश्य पुनर्वास के साथ जवाबदेही होना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड को मामलों पर विशिष्ट प्रक्रियाएं तैयार करना चाहिए। संस्थागत प्रावधानों का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब यह सुधार में सहायक हो। व्यक्तिगत देखभाल योजना, चिकित्सा, नशा मुक्ति, शैक्षिक सहायता सहित अनुरूप हस्तक्षेप पुनर्वास योजना में सामाजिक सहायता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और अपराध की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नवीन वैश्विक प्रथाओं को अपनाना जाना चाहिए। पीड़ित प्रभाव पैनल अमेरिका और इंडोनेशिया में विशेष रूप से वाहन दुर्घटना में हत्या के मामले में किया जाना चाहिए। अपराधियों को अपने कार्यों के प्रभाव को समझने के लिए पीड़ितों के परिवारों से मिलना चाहिए। नॉर्थ डकोटा में 2022 में एक अध्ययन में बताया गया कि वीआईपी के संपर्क में आने वाली किशोरों में अपराध दोहराने की दर कम होती है। परिवार और समुदाय की भूमिका को मजबूत करना, दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने और पुनरावृत्ति को कम करने के लिए परिवारों और स्थानीय समुदायों को पुनर्वास प्रक्रियाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए। व्यवसाय और शैक्षिक प्रशिक्षण, कौशल और शिक्षा को बढ़ाने से पुनः एकीकरण की संभावना बढ़ जाती है। अपराध दोहराने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता। कई किशोर अज्ञात आघात या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। परामर्श और मनोवैज्ञानिक देखभाल की आवश्यकता है। बच्चे सिर्फ न्याय के लाभार्थी ही नहीं बल्कि वे देश के भविष्य के वाहक भी हैं। एक मजबूत किशोर न्याय प्रणाली को सिर्फ गलतियों को दंडित करने पर नहीं बल्कि जीवन को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाचारों में मुद्दे की बात करें तो बच्चों में सोशल मीडिया की लत। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित करने वाला ऐसा विश्व का पहला देश बन गया है। सोशल मीडिया या डिजिटल तकनीकी प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो लोगों को एक दूसरे से बात करने, शामिल करने, जानकारी साझा करने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। महत्वपूर्ण आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा लोग वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी की प्रेरक शक्ति 2023
में 15 से 24 वर्ष आयु के 79% लोग ऑनलाइन होंगे, जबकि दुनिया की बाकी जनसंख्या के लिए यह 65 वर्ष है। दुनिया भर में हर आधे सेकंड में एक बच्चा पहली बार ऑनलाइन होता है। भारत के बारे में विशेष रूप से कहें तो लोकल सर्कल्स द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता लगा है कि शहरी भारतीय युवा इंटरनेट पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। बच्चों की बढ़ती लत इस प्रवृत्ति में 9 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बढ़ती लत को जन्म दिया है। ASER रिपोर्ट असर की रिपोर्ट वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर के अनुसार 90% से अधिक किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का कारण क्या है? साथियों का प्रभाव। बच्चे अक्सर साथियों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक दायरे में फिट होने, उनका हिस्सा बनने की इच्छा उन्हें लोकप्रिय प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जहां उनके दोस्त पहले से ही सक्रिय हैं। मनोरंजन और सामग्री उपयोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो गेम, इंटरैक्टिव सुविधाएं सहित कई तरह की सामग्री प्रदान करते हैं। बच्चों इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मनोरंजन और आवश्यक सामग्री की ओर आकर्षित होते हैं। शैक्षिक अवसर। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैश्विक शैक्षिक सामग्री सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने विशेषज्ञों में जुड़ने और ऑनलाइन शिक्षण समुदाय में भाग लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। माता पिता का प्रभाव और अनुमति। कई मामलों में बच्चे माता पिता की अनुमति या प्रोत्साहन में सोशल मीडिया का योगदान करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों का नकारात्मक प्रभाव। हिंसा। सोशल मीडिया अपनी अनफिल्टर्ड सामग्री के साथ बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति पैदा कर सकते हैं। सोशल मीडिया विवाद में बच्चों को शामिल करने से अनपेक्षित मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से अतिरिक्त तनाव नुकसान हो सकता है। साइबर मामले का शिकार। युवा बच्चे खासकर लड़कियां साइबर का आसानी से शिकार हो जाती हैं, जिससे सोशल मीडिया इस तरह की बदमाशी का सबसे संभावित स्रोत है। पोर्नोग्राफी। सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी का आपस में गहरा संबंध। बच्चों का युवा मन आसानी से पोर्नोग्राफी सामग्री का आदी हो सकता है, जिससे उनका शैक्षिक जीवन प्रभावित होता है। अवैध सट्टेबाजी। सोशल मीडिया साइट्स पर कई अवैध सट्टेबाजी पेज हैं। संभावित रूप से ऐसी आर्थिक रूप से खतरनाक गतिविधियों के आदी हो सकते हैं। मानसिक अस्थिरता। बच्चे सोशल मीडिया कंटेंट को देखते हुए आभासी दुनिया में जीने लगते हैं। इससे उनके भविष्य की मानसिक शांति, स्थिरता पर असर पड़ता है। सामाजिकरण। सोशल मीडिया शारीरिक सामाजिकरण का विकल्प नहीं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक उपयोग बच्चे के सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। भ्रामक सूचनाओं का शिकार। सोशल मीडिया झूठी जानकारी का अड्डा है। अंततः सूचनाओं के दुष्प्रभाव के जरिए बच्चों का दिमाग आसानी से धोया जा सकता है। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के तरीके में माता पिता का नियंत्रण। माता पिता को बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे का विश्वास जीतना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। डिजिटल शिक्षा। बच्चों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना माता पिता शिक्षकों और जिम्मेदारियों अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ताकि सोशल मीडिया का लाभकारी तरीके से उपयोग कर सकें। सोशल मीडिया का विनियमन। सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी गतिविधियों को स्वयं विनियमित करना होगा, या फिर सरकार को उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करना होगा। प्रौद्योगिकी समाधान। केवल सेंसरशिप पर निर्भर रहने के बजाय सरकार और मध्यस्थ गलत सूचना, फर्जी खबरों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों पर निवेश कर सकते हैं।
बाल श्रम ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें किसी प्रकार के काम में लगाया जाता है, चाहे वह भुगतान के लिए हो या बिना भुगतान के, जिससे उनका बचपन छिन जाता है तथा उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। प्रचलन की बात करें तो भारत में बाल श्रम की समस्या बहुत गंभीर है। लाखों बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना आंकड़ों से पता चला है कि 15 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे काम करते हैं, जिनमें 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। वैश्विक संदर्भ में बाल श्रम दरों में मामूली गिरावट के बावजूद भारत 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने में संयुक्त सतत विकास लक्ष्य 8.7 को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बंधुआ मजदूरी और गुलामी जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे आगे। बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारक शिक्षा का अंतर। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें बाल श्रम के प्रति संवेदनशील वर्ग का निर्माण हो रहा है। आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट और लॉकडाउन के कारण घरेलू आय कम हो जाती है, जिससे परिवारों को जीवित रहने के लिए बाल श्रम पर निर्भर होना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ। प्रवासी श्रमिकों की वापसी में मौजूद समस्याएं और गंभीर हो गई हैं, जिनसे समस्या और जटिल हो गई है। आर्थिक परिदृश्य में भारत की आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी बाल श्रम के प्रचलन में योगदान दे रही है। डिजिटल असमानता, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच दूरस्थ शिक्षा में बाधा डालती है, जिससे बच्चों को वैकल्पिक गतिविधियों पर मजबूर होना पड़ता है। अनौपचारिक क्षेत्र का विकास, कठोर श्रम उन्मूलन उद्देश्यों को संविदा श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बाल शोषण की संभावना बढ़ जाती है। विधायी कमियाँ। पुराने कानून इन मुद्दों की गंभीरता को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जिससे बच्चे असुरक्षित रह गए हैं। अन्य कारक में आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चे बाल श्रम की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। बाल श्रम का प्रभाव की बात करें तो बचपन से वंचित करना। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, उन्हें शिक्षा और अवकाश के अधिकार से वंचित करता है। वयस्क जीवन। बाल श्रम के कारण अर्जित शिक्षा और कौशल की कमी वयस्कता में अच्छे काम के अवसर में बाधा डालती है। स्वास्थ्य जोखिम। लंबे समय तक और खतरनाक कार्य करने में बाल श्रमिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका समग्र विकास बाधित होता है। गरीबी का चक्र। बाल श्रम बच्चों को शिक्षा से वंचित करके गरीबी को कायम रखता है तथा परिवारों को पीढ़ियों तक गरीबी के चक्र में फंसाए रखता है। राष्ट्रीय प्रभाव। बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की उपस्थिति देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक कल्याण को नुकसान पहुंचाती है। भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास क्या है। संवैधानिक अधिदेश में बच्चे 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 खतरनाक काम में बच्चों का संरक्षण 14 वर्ष से कम। अनुच्छेद 24 के तहत श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 के तहत विधायी उपाय। बाल श्रम अधिनियम 1986 खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। संशोधन अधिनियम 2016 बाल श्रम 14 वर्ष से कम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है तथा खतरनाक व्यवसायों में किशोरों 14 वर्ष से 18 वर्ष के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। किशोर न्याय अधिनियम सन 2000 कामकाजी बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला मानता है। अत्याचार निवारण में संशोधन में बंधुआ मजदूरी जैसे बच्चों के शोषण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
नीतिगत हस्तक्षेप मनरेगा 2005 ग्रामीण परिवार को गारंटीगत मजदूरी के साथ रोजगार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य बनाता। 6 से 14 वर्ष बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना भोजन के साथ स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है। आगामी राष्ट्रीय नीति में भी उम्मीद है कि बाल श्रम को संबोधित करेगी, अपराधियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं 2017 में ILO कन्वेंशन 138 और 182 का अनुसमर्थन किया गया है, जो बाल श्रम को समाप्त करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और मंच बाल श्रमिकों के पुनर्वास और बाल श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करते हैं। NGO प्रयास के हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट एंड यू ऐसे संगठन बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अपराधों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। यूनिसेफ की फ्लैगशिप स्टेट ऑफ द वाइल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट में जनसांख्यिकीय परिवर्तन अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन पर स्थित हो जाएगी। अनुमान है कि 2050 तक भारत में 350 मिलियन बच्चे होंगे, जो वैश्विक बाल जनसंख्या का 15% होंगे। जलवायु जोखिम विश्व के लगभग आधे बच्चे 1 अरब ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के जोखिम का सामना कर रहे हैं। बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक यूनिसेफ 2021 में भारत 26वें स्थान पर है, जहां बच्चे गंभीर जलवायु जोखिमों का सामना करते हैं। अग्रणी प्रौद्योगिकियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लाभों से प्राप्त करने में डिजिटल डिवाइस एक चुनौती बनी हुई है। उच्च आय वाले देशों में 95% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा 26% है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को नियम 2020 केंद्र ने पॉस्को अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन के लिए नए नियमों का एक सेट अधिसूचित किया है। प्रावधान की बात करें तो स्कूल और देखभाल गृह के कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन किया जाना अनिवार्य किया गया। पोर्नोग्राफी जैसे दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और आयु के अनुसार उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करना। राज्य सरकार को बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रति न्यून सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति तैयार करने को कहा गया है। केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वे विनियमित हों या संविदा पर, को बाल सुरक्षा और संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संवेदनशीलता कार्यशालाएं और पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम सहित आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु उपयुक्त और शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है, जिनसे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाए। स्ट्रीट या सड़क पर रहने वाले बच्चे CISS के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू की है। इसका उपयोग सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में डेटा एकत्र करके सड़क पर रहने वाले बच्चों के बचाव पुनर्वास पर नज़र रखने के लिए किया गया है। खुले आश्रय, परामर्श, चिकित्सा देखभाल, प्रयोजन, व्यसन
मुक्ति कार्यक्रम, शैक्षिक सेवाएं, कानूनी पैरालीगत सेवाएं, स्वयं सेवा और अन्य प्रकार के सहायता सभी संभव है। इसमें इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य डेटा एकत्र करना है, जिसे बाद में बाल संरक्षण अधिकारी को रिपोर्ट किया जाता है ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें। शिक्षा का अधिकार और बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। हालांकि अपनी गतिशील दृष्टिकोण के बावजूद यह दृष्टिकोण आधारित प्रणालियों को बढ़ावा देने और शिक्षा के महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने में विफल रहा है। प्रोत्साहन आधारित प्रणालियाँ अधिनियम निःशुल्क शिक्षा पर जोर देता है, लेकिन इसमें उपस्थिति और सीखने के प्रोत्साहन करने के लिए व्यापक रणनीतियों का अभाव है। यद्यपि ये मुफ्त शिक्षा के अनिवार्य बनाता है, लेकिन यह पुरस्कार या मान्यता के माध्यम से बच्चों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसमें प्रेरणा बढ़ सकती है और स्कूल छोड़ने वाले संख्या कम हो सकती है। जागरूकता अभियान आरटीआई अधिनियम शिक्षा तक पहुँच को एक निश्चित बात मानता है, लेकिन इसके महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता की उपेक्षा करता है। कई परिवार विशेषकर समग्र ग्रामीण क्षेत्रों में इस दीर्घकालिक समस्या से अनभिज्ञ हैं। कार्यान्वयन चुनौतियाँ, पर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन की कमी अधिनियम की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है। छात्रवृत्ति या शिक्षण सहायक सामग्री जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों के बिना शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार नहीं हो सकता है। जबकि आरटीआई अधिनियम शिक्षा के लिए एक आधार तैयार करते हैं, लेकिन इसके पूरी तरह का एहसास करने के लिए इसे अधिक मजबूत प्रोत्साहन ढांचे और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। जागरूकता और शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान देने के लिए अंतरालों को दूर करने में मदद मिलेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मानदंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म समेत मनोरंजन उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश में बच्चों के जुड़े विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक मनोरंजन को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाया गया है। वे बाल संरक्षण, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, निर्माता की जिम्मेदारी, अभिभावक की भूमिका और बच्चों के आय संरक्षण को संबोधित करते हैं। दिशा निर्देश में जिला मजिस्ट्रेटों में अनुमति, दुर्व्यवहार या शोषण के विरुद्ध अस्वीकरण और बच्चे की शिक्षा के लिए प्रावधान की आवश्यकता होती है। बच्चों या उनके परिवारों द्वारा बनाई गई सामग्री को पारिवारिक उद्यम माना जाता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के दिशा निर्देश में उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान करता है। दिशा निर्देश का महत्व सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को कवर करने, बच्चों को शोषण से बचाने, मौजूदा अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश, डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता में निहित है। नवीन कार्यक्रम द्वारा आंगनवाड़ियों में दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु प्रयास। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी में विकलांग बच्चों की सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। इसे आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम नाम दिया है। यह कार्यक्रम सामाजिक समावेशन मॉडल को अपनाया है। पोषण मिशन के साथ संरेखित है। प्रमुख विशेषताओं में शीघ्र पहचान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को विकलांगता के लक्षण की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। समावेशी गतिविधियाँ विकलांग बच्चों को अपने साथियों के साथ सामुदायिक कार्यक्रम के भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सहायता भी प्रदान किया जाएगा। रेफरल नेटवर्क, आशा, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्यक्रम आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों के पास रेफरल की सुविधा प्रदान करेगा। यह फाउंडेशन स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पूरक है, जो सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर देगा। उम्मीद, बच्चों की आत्महत्या को रोकने के लिए स्कूलों के लिए मसौदा दिशानिर्देश, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा दिशानिर्देश, जिसका शीर्षक उम्मीद समझें, प्रेरित करें, प्रबंधित करें, सहानुभूति रखें, सशक्त बनाएं, विकसित करें। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, समझ, सहयोग बढ़ाकर स्कूलों में छात्र आवश्यकताओं की समस्या से निपटना है। दिशानिर्देश का मुख्य घटक में स्कूल वेलनेस टीम का गठन करना, स्मार्ट प्रधानाचार्य के नेतृत्व में इन टीमों को संकट की स्थिति से निपटने और आत्म क्षति के क्षण के लक्षण प्रदर्शित करने वाले छात्रों की तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षक और परिवार उन्मुखीकरण, छात्रों की आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विभिन्न हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए शिक्षकों और परिवारों के सदस्यों के लिए वार्षिक उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चेतावनी संकेतों का प्रतिक्रिया, स्कूल के व्यक्तियों या स्वास्थ्य टीमों के सदस्यों के लिए विशिष्ट कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई है। जब उन्हें चेतावनी संकेत प्रदर्शित करने वाले या आत्मक्षति का प्रयास करने वाले छात्रों का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कलंक मुक्त करना, स्कूलों की कहानी सुनाने, रैलियों, पोस्टर, प्रदर्शनकारियों, अन्य पहलों जैसी गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा को कलंक मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुरक्षा उपाय की बात करें तो छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए खाली कक्षाओं को बंद करने, स्कूल परिसर में अच्छी रोशनी सुनिश्चित करने सहित व्यावसायिक सुरक्षा उपायों की सिफारिश की जाती है।